आप लोगों को पहले से ही पता है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली मुलाकात हमें ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन को ऑफिशियली 30 अप्रैल को बुलाया था। और 30 अप्रैल को जब हम लोग मिले थे तो बहुत डीप डिस्कशन हुआ था उस समय, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर, बेसिक सैलरीज, फिटमेंट फैक्टर के मुद्दे पर, और टीए, डीए, एचआरए, इन सारे मुद्दों पर कुछ हमने नए प्रपोजल्स भी रखे थे। जैसे रखा था हमने आशा, यानी जो एक आशा एडवांस सेटलमेंट अलाउंस करके हमने रखा था, और एक डिजिटल अलाउंस हमने 3,000 रुपये महीने का हर कर्मचारी को डिजिटल अलाउंस दिए जाने की एक वकालत की है हमने इस बार पे कमीशन में। तो बहुत सारे सीएल को, ईएल को, एचपीएल को, मेडिकल को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को, इन सभी मुद्दों पर हमने विस्तार से बात करी थी। विश्वनाथ जी नमस्कार, अजय भैया नमस्कार। तो आज मैं बात करता हूं कि पे कमीशन से शुरुआत करते हैं। 30 अप्रैल को हमारी जो पहले बैठक हुई थी पे कमीशन के साथ, वो एक जो कॉमन एजेंडा था कर्मचारियों का, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे दूसरे ऑफिसर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज हों, किसी डिपार्टमेंट के हों, उन सबको लेकर के हमने बात की थी। वो 30 अप्रैल को बात की थी। अभी जब 7 अगस्त को जो हमारी बैठक थी, जो परसों हमारी बैठक थी, तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। शशांक जी पूछ रहे फिटमेंट फैक्टर कितना होने का अनुमान है। मेरी वाल पर लोग बहुत अनाप शनाप लिखते हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, और मतलब देखिए, डिमांड तो आप कितनी करते रहो, डिमांड के पीछे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिमांड की वैलिडिटी, डिमांड की रिलायबिलिटी। तो वो डिमांड जिसमें रिलायबिलिटी है, जिसमें वैलिडिटी है, उस डिमांड का करने से फायदा है। विदाउट वैलिडिटी, विदाउट रिलायबिलिटी कुछ भी बोलते रहने से ऐसा नहीं होता कि कुछ मिल जाता है। मैं उस पर बात करूंगा। चक्का जाम कीजिए सर, हिमांशु जी कह रहे हैं चक्का जाम करिए। हिमांशु जी, अभी हम 6 सितंबर को नई दिल्ली में देश भर के राज्य स्तरीय संगठनों, राष्ट्र स्तरीय संगठनों के मुखियाओं को बुला रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है या आप लोगों के माध्यम से पहुंच रही है, तो मैं सभी से अपील करता हूं कि 6 सितंबर को दिल्ली में आइए, और जिसको जिसको चक्का जाम करना है आइए, उस रणनीति पर बात करते हैं। चक्का जाम करना है, हड़ताल करना है, अनशन शुरू करना है, हंगर शुरू करना है, हंगर स्ट्राइक करनी है, जो भी करना है, लेकिन आइए सारे लोग मिल करके करते हैं। ये नहीं कि हम कुछ कहें और आप घर में बैठ करके आप बोलो कि पटेल जी चक्का जाम करो, चक्का जाम करो, और हम चक्का जाम करने पहुंच जाएं और आप घर में मलाई खा रहे हैं मजे से। ऐसे चक्का जाम नहीं होता है। ज्यादातर बोलने वाले, लिखने वाले, वो कभी आते नहीं किसी प्रोटेस्ट में। वो चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी घर में पैदा हो, और फिर बताएंगे कि ये सरकार फलानी है, ढमकानी, ये सुनती नहीं है। आपको ढंग से खुद सुनाना नहीं आता है। आप चाहते हैं कि दूसरों के कंधे पर बस वो जो है हड़तालें हो जाए, दूसरों के कंधे पर बस चक्का जाम हो जाए, दूसरे को कंधे पर दूसरों का नुकसान हो जाए, और आप खुद घर में बैठे रहो। पहले ये तय कर लो, अगर आपको वास्तव में लड़ना है, इस सरकार से लेना है, तो आपको भी उस मैदान में कूदना पड़ेगा। अभी मैं बात करूंगा, सबसे पहले अभी मैं थोड़ा कमेंट्स की तरफ नहीं जाऊंगा। अभी मैं बात करूंगा कि अभी हमने बात क्या की है। 30 अप्रैल को हमने 13 पॉइंट एजेंडा पर हमने कंसेंट दी थी। जो एनसीजेसी में, यानी नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने जो डिमांड रखी थी, उसमें फिटमेंट फैक्टर पहली पोजीशन पे था। 3.83 का फिटमेंट फैक्टर एनसीजेसीएम ने रखा था। तो हमने उस पर अपनी कंसेंट दी थी कि वी आर एग्री विद दिस जस्टिफाइड फिटमेंट फैक्टर 3.83 फॉर ऑल एंड एवरी एम्प्लॉय। तो वो तो हमारा मसला ही खत्म हो गया कि हमने जब 3.83 पर कंसेंट दे दी तो उस पर बात आगे करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वही हमारी तरफ से फाइनल है। दूसरी बात है कि हमने 7% का इंक्रीमेंट हर साल रखा था। वो इसलिए रखा था क्योंकि अब डियरनेस अलाउंस बहुत कम बढ़ता है। पिछले पे कमीशन में जब पे कमीशन लागू हुआ था, उस समय डियरनेस अलाउंस 125% था। तो 125% का मतलब अगर डीए को बेसिक में मर्ज कर देते तो 2.25 फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी इंडोर्स था। 2.25 ऑलरेडी इंडोर्स था, मतलब बिना किसी मतलब लाभ के, बिना किसी हानि के 2.25 तो ऑलरेडी था। तो मिला हमें 2.57। तो आप देखिए 2.57 में कितना हुआ, 25 और 7 32%। तो 32% का
दिख रहा है, लेकिन जब आप उसे कुमुलेटिव जाएंगे, पूरा उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो बड़ी मुश्किल से वो 24% के आसपास तक पहुंचता है, जिसमें हमें बेनिफिट मिला था। बहुत सारे लोग मेरे 2.1 के फिटमेंट फैक्टर को समझ नहीं पाते हैं और अनाप शनाप उस पर लिखते हैं। मैं आपको केवल 2.57 से कंपेयर करके बता रहा हूं अभी कि पिछली बार का जो 2.57 था, अगर इस बार विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस 2.1 भी मिल जाए तो वो 2.57 से ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2.1 मिलेगा। हमारी डिमांड 3.83 की है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन आप समझिए कि 2.1 विल बी मच बेटर देन प्रीवियस 2.57। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिखे, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बड़ा बना दिया और तमाम चीजों को उसमें अगर सरकार ने ऐड कर दिया कि नहीं, आपके एचआरए को भी उसी में जोड़ दिया, आपके टीए को भी पहले जोड़ दिया और फिर ये फिटमेंट फैक्टर दिया, तो बचे हुए फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो अभी जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि 7 अगस्त को जो हमारी बैठक हुई है उसमें हमने स्पेशली टीचिंग कम्युनिटी की बात की है। टीचर्स के मुद्दों को लेकर के हम गए थे, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे साथ उस डेलीगेशन में उत्तर प्रदेश से जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष है श्री अंकुर त्रिपाठी विमुक्त जी, और प्रदेश मंत्री जो बनारस जोन के भी प्रेसिडेंट हैं श्री अमित कुमार पांडे जी, वो भी हमारे साथ डेलीगेशन में मौजूद थे। और दिल्ली से प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच है, उसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप डागर जी हमारे साथ में थे, और हमारे हमकदम विनोद यादव जी जो कि हमारे दिल्ली ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ डेलीगेशन में मौजूद थे। हम टोटल 5 लोग डेलीगेशन में गए थे। हालांकि 5 लोगों को जो आमतौर पर अलाउ नहीं करता है पे कमीशन केवल 2 लोगों को बुलाता है, लेकिन ये आप सब लोगों के भरोसे, आप लोगों के सहयोग और एक इस संगठन को बड़ा मान्यता, कहते हैं कि ना सरकार में भी एक मान्यता जैसी मिलने की स्थिति, उन सारी वजहों के चलते पे कमीशन ने हम 5 लोगों को डेलीगेशन में अलाउ किया और वहां पर अच्छी खासी बैठ करके बातचीत हुई। तो इस बार जो 7 अगस्त को हमने जो टीचर्स के मुद्दे रखे, वो सबसे पहला मुद्दा हमने ये रखा है कि टीचर चाहे प्राइमरी का हो, टीचर चाहे माध्यमिक का हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी का हो, चाहे डिग्री कॉलेज का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हो या किसी और संस्थान का हो, टीचर का रिटायरमेंट, टीचर की नौकरी की लेंथ एक जैसी होनी चाहिए। उसके पीछे है एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन, हमारा उस ध्येय वाक्य, वो हमने डिमांड रखी है कि टीचर चाहे कोई भी हो, छोटी क्लास का हो, बड़ी क्लास का हो, कोई भी हो, अगर डिग्री कॉलेज के टीचर्स का रिटायरमेंट 65 साल की उम्र में है तो वो प्राइमरी के टीचर का भी, माध्यमिक के टीचर का भी, एडेड का भी, नॉन एडेड का भी, सेमी गवर्नमेंट का भी, प्योर गवर्नमेंट का, सभी का 65 साल ही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। सीएल, ईएल या एचपीएल या मेडिकल लीव रूल्स सबके एक जैसे होने चाहिए। ये ना हो कि बिहार का टीचर 25,000 बेसिक पाता है प्राइमरी का, यूपी का 35,400 बेसिक सैलरी लेता है, दिल्ली का 35,400 लेता है, गुजरात का 20,000 लेता है। ये एनोमलीज नहीं होनी चाहिए। बेसिक पे स्ट्रक्चर पूरे देश के सभी शिक्षकों का, सभी कर्मचारियों का एक जैसा होना चाहिए। जो जिस लेवल का कर्मचारी है उस लेवल में जितने भी ग्रेडिंग्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबका पे स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड थी कि सभी टीचर्स का एक जैसा पे स्केल करना चाहिए। प्राइमरी के जहां कहीं भी टीचर्स हैं, केंद्र सरकार ये तय करे कि राज्य सरकारें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पे स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगी। कम से कम बेसिक जो पे है, डियरनेस अलाउंस है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये जो इन फैसिलिटीज को इक्विवेलेंट करेंगी। तो ये तो हमारी पहली डिमांड थी। एक हमने उसमें और डिमांड किया है कि खास करके यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग ही उन पर लागू होती है। लेकिन होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून निकाल देता है, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स तक या उन्हें यूनियन टेरिटरीज तक पहुंचने में, इंडोर्स होने में, इम्प्लीमेंट होने में कई बार तो कई साल लग जाते हैं, कई साल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प 1 अप्रैल 2025 से शुरू किया गया था और वो 30 सितंबर 2025 को बंद कर दिया गया था। जितने लोगों को जाना था उतने लोग चले गए। अब केंद्र शासित प्रदेशों ने उसको इंडोर्स तो कर लिया, किसी ने उसे अप्रैल में ही कर लिया, किसी ने मई में किया, किसी ने जून में किया, किसी ने जुलाई में किया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया का मतलब कि पेपर तो भर के दे दिया कि लो भैया हम यूपीएस में जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन वो प्रोसेस हुआ ही नहीं, ओपन ही नहीं हुआ, एक्टिवेट ही नहीं हुआ। फलता क्या हुआ कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे कर्मचारी जिन्होंने ऑप्शन फॉर्म दे दिया भर करके, लेकिन उनके साथ यूपीएस वाला व्यवहार भी नहीं हो पाया और वो रिटायर हो गए और उन्हें रिटायर हुए 1-1 साल हो गया है। हमारी दिल्ली में ही कम से कम 8 टीचर जिनसे मैं व्यक्तिगत मिला हूं वो एनपीएस में रिटायर हो गए हैं। उन्हें ना एनपीएस से पेंशन मिल रही है, ना ही उन्हें यूपीएस से पेंशन मिल रही है। अब आप बताओ कि पहले जो भूखा आदमी है जिसको कोई पेंशन ही नहीं मिल रही और उसको 1 साल हो गया, उसके लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? तो उसके लिए हमने अपील की थी कि अगर उन लोगों ने यूपीएस ऑप्ट कर लिया है तो कम से कम उन्हें यूपीएस का बेनिफिट तो शुरू कर दो, ये शुरू हो जाए। तो ये तभी शुरू हो पाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कानून को डे 1 से यूनियन टेरिटरीज में इंडोर्स कर लिया जाए। इसके साथ एक चीज और जुड़ी है, वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाता है एम्प्लॉइज के बारे में और उसकी पॉलिसी किसी स्टेट्स में, जैसे सपोज दैट कि एनपीएस में कोई बदलाव किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एनपीएस ही यूपी में लागू है, एनपीएस ही एमपी में लागू है, एनपीएस जहां कहीं भी लागू है, उस एनपीएस में हर जगह ऑटोमेटिक बदलाव हो जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड थी, ताकि किसी कर्मचारी को अलग से, हमारे पास सैकड़ों फोन आते हैं मध्य प्रदेश से, बिहार से, वो कहते हैं कि सर हमारे प्रदेश में यूपीएस लागू करवा दीजिए। उत्तर प्रदेश से फोन आते हैं, वो कहते हैं कि हमें यूपीएस लागू करवा दीजिए क्योंकि हमारा रिटायरमेंट हो चुका है और एनपीएस से हमने पेंशन ली नहीं है, हम कब तक जिंदा रहेंगे हमको ही नहीं पता है। तो ये समस्याएं हैं कि पहले उन्हें कुछ तो बेहतर मिले, कि भूखे सोना ना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि पहले उन्हें यूपीएस का लाभ मिल जाए। हम यूपीएस की कोई वकालत तरफदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो आदमी इंपॉर्टेंट है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको पहले कुछ मिल जाए। बाकी हमारी लड़ाई ओपीएस की वो चलती रहेगी जब तक कि ओपीएस के सारे लाभ, सारे बेनिफिट, सारे प्रोविजंस हमें नहीं मिल जाते। तो ये तो बात ये थी। फिर टीचर्स के लिए हमने, जैसे किसी स्टेट में 12 सीएल है, किसी में 14 सीएल है, किसी कहीं 8 ही सीएल है, तो वहां हमने एक डिमांड की है कि टीचर, चूंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है कि हर टीचर कम से कम 45 घंटे एक हफ्ते में टीचिंग करता है और उस 45 घंटे में उसका प्रिपरेशन टाइम भी शामिल है। तो 45 घंटे प्रिपरेशन टाइम के साथ अगर आप देखते हैं तो 6 घंटे का तो स्कूलिंग होता ही होता है और वो कम से कम 6 डेज जाता है। तो 6×36 तो ऐसे हो गया और बाकी प्रिपरेशन टाइम मिलाकर के जब आप देखते हैं तो वो 48 घंटे बैठता है जाकर के। जबकि एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो 5 डेज वर्किंग में जाता है, 5 दिन हफ्ते में काम करता है और 8 घंटे एक दिन में बिताता है। तो 8 पंचे 40, वो करता है 40 डेज। 40 डेज करता है, उसे हफ्ते में 2 छुट्टी मिलती है। हमारा टीचर 48 घंटे काम करता है, हफ्ते में 1 छुट्टी मिलती है। और ऊपर से तोहमत यह है कि टीचर को वेकेशनल स्टाफ माना जाता है। वेकेशनल स्टाफ माने जाने की वजह से क्या होता है कि उसको 30 ईएल भी नहीं मिलती। यूपी में तो केवल 1 ईएल मिलती है, हमें टीचर्स ने बताया। दिल्ली में 2018 के बाद से 10 ईएल का प्रावधान शुरू किया गया, क्योंकि यहां पहले एचपीएल मिलती थी। तो हमने वहां पर यह डिमांड रखी है कि टीचर्स को भी 5 डेज अ वीक दिया जाए। भाई यूनिवर्सिटी में 5 डेज अ वीक हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में 8 यूनिवर्सिटीज है, सभी में 5 डेज अ वीक है, तो टीचर्स को क्यों नहीं दिया जा सकता? टीचर तो एक जैसा है। ये हमारी दूसरी डिमांड थी कि 5 डेज अ वीक किया जाए। ये हमारी सेकेंड डिमांड थी, ताकि वो भी, उसको भी रिलैक्सेशन मिल सके, वो भी अपने परिवार के लिए समय निकाल सके। दूसरी बात, जो वेकेशनल स्टाफ की बात करते हैं, वेकेशनल स्टाफ तो हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, वो भी सैटरडे संडे बंद रहते हैं। वेकेशनल स्टाफ है, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, सर्दी की छुट्टियां होती हैं, ऑटम का ब्रेक होता है, वो भी वेकेशनल स्टाफ है। लेकिन हमारे साथ ये ज्यादा ज्यादती होती है। तो हमने उसमें ये कहा है कि अगर आपको वेकेशनल स्टाफ से दिक्कत है तो हमें नॉन वेकेशनल कर दीजिए,
लेकिन हमें सैटरडे संडे छोड़ दीजिए और हम भी 40 घंटे ही, सॉरी मतलब 45 घंटे ही वर्क कर रहे हैं, तो हमें नॉन वेकेशनल घोषित कर दीजिए। 30 CL दीजिए और 14 CL और 20 मेडिकल हर साल। ये हमारी डिमांड है उसमें टीचर्स के लिए। दूसरी एक और खास डिमांड है टीचिंग कम्युनिटी के लिए, जैसे जो सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल हैं, 6ठी से 12वीं तक के जो स्कूल हैं, दिल्ली में खास करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 22 साल तक, 23 साल तक, 24 साल तक टीचर का प्रमोशन ही नहीं होता। TGT पे ही रिटायर हो जाते हैं। तो ये स्थिति है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। उनके लिए हमने बात की है कि टीचिंग कम्युनिटी में भी, जैसे आप CSS में जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज है, टाइम बाउंड आप 5 से 6 साल में प्रमोशन देते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम कराते हैं, लोग असिस्टेंट पे लगते हैं, 4200 ग्रेड पे शुरू करते हैं और 20 साल में वो डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं। आप सोचिए कि कितना प्रमोशन का लाभ मिलता है। लेकिन एक टीचर 4200 पे लगा है तो वो 4600 पे रिटायर हो जाता है, 30-34 साल की 35 साल की नौकरी करता है। तो उसको लेकर के हमने एक नई पोस्ट क्रिएट करने की डिमांड की है कि चूंकि हमारे यहाँ क्या है कि वाइस प्रिंसिपल 5400 ग्रेड पेपर होता है और प्रिंसिपल 7600 ग्रेड पेपर होता है, तो बीच में 6600 जो ग्रेड पे है वो मिसिंग है। तो हमने ये डिमांड रखी है कि वाइस प्रिंसिपल को अपग्रेड किया जाए 6600 के पे ग्रेड पर। वो अपग्रेड हो जाएगा तो वाइस प्रिंसिपल जो 5400 ग्रेड पे थी वो खाली हो जाएगी। 5400 ग्रेड पेपर एक नई पोस्ट क्रिएट की जाए और उसका नाम रखा जाए हेड ऑफ द सब्जेक्ट। हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिर डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का हो जाता है। तो हमने वहां पर हेड ऑफ द सब्जेक्ट की बात की है कि एक नई पोस्ट क्रिएट की जाए और जहां 50 टीचर्स है वहां कम से कम 3 वाइस प्रिंसिपल हों और 50 के बाद अगर 15 टीचर और होते हैं यानी 65 टीचर होते हैं तो वहां पर 4 वाइस प्रिंसिपल हों और अगर 65 की बजाय फिर अगर 65, 5, 70 और 10, 80 टीचर होते हैं तो फिर वहां पर 5 वाइस प्रिंसिपल हों, यानी हर 15 टीचर्स के ऊपर फिर एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट क्रिएट की जाए। तो इस तरीके से प्रमोशन की चीजें खुल सकती हैं, प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं और इसी फार्मूले को हर जगह लागू किया जाए, इसमें दिक्कत ही नहीं है कोई, हर जगह लागू हो सकता है ये फार्मूला। तो ये हमने डिमांड रखी उसमें शिक्षकों के लिए। और एक जो खास डिमांड है वो दिल्ली के टीचर्स के लिए है बेसिकली, क्योंकि हमारे साथ यूपी के टीचर्स का डेलीगेशन भी था जिसमें अंकुर त्रिपाठी विमुख जी और अमित पांडे जी थे। उन्होंने भी अपनी इस पे कमीशन में हमारे साथ में बातें रखी जो यूपी के, स्पेशली यूपी की बातें थी। तो उसमें हमने एक बात ये रखी है कि यूनियन टेरिटरीज में हेल्थ स्कीम्स चलती हैं, जैसे दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चलता है। दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चलता तो है, लेकिन जितने भी कोड होते हैं जो ट्रीटमेंट्स लेते हैं हॉस्पिटल्स में, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनमें ट्रीटमेंट लेते हैं, वो कोडिंग व्यवस्था CGHS की यूज करते हैं। वो जो बिल का जो प्रावधान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने वहां पर एक डिमांड रखी है कि इन ड्यूरिंग सर्विस कैशलेस व्यवस्था होनी चाहिए मेडिकल की, और कैशलेस होने के साथ साथ जब रिटायरमेंट हो किसी कर्मचारी का तो उससे एक विकल्प मांगना चाहिए कि आपको DGHS चाहिए या फिर CGHS चाहिए। अगर उसे CGHS चाहिए तो उसे CGHS दे दिया जाए, क्योंकि ऐसा दानिश और दानिश अफसर और आगमुट कैडर वालों के साथ ऐसा होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे क्या होगा, जो आदमी कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, कोई हिमाचल का है, कोई हरियाणा का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई उत्तराखंड का है, जो लोग यूनियन टेरिटरीज में नौकरी करते हैं वो कम से कम रिटायरमेंट के बाद अपने होम टाउन वापस जा सकते हैं और मेडिकल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको अपने होम टाउन में अवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये डिमांड भी रखी है कि आफ्टर द रिटायरमेंट एवरी टीचर, एवरी एम्प्लॉय ऑफ यूनियन टेरिटरी शुड बी आस्क्ड टू ऑप्ट आइदर CGHS और DGHS और पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी हेल्थ स्कीम। ये हमने एक डिमांड रखी है। फिर उसमें लास्ट में एक बात वही आ जाती है कि पेंशन तो सबसे बड़ा मुद्दा है। पेंशन पर जैसे ही बोलने की बात आती तो पहली बार चूंकि जो सेक्रेटरी साहब थे, मेंबर सेक्रेटरी साहब श्री पंकज जैन जी IAS, उन्होंने बोला नहीं इस पर तो पहले ही बहुत बात हो चुकी है, अब चीजें रिपीट नहीं होंगी। हमें पता है आपका इस पर क्या आइडिया है और क्या आपने आइडिया दिया था, लेकिन वो मैं आइडिया आप लोगों से शेयर करूंगा कि हमने क्या आइडिया दिया था। जब पिछली बार हम 30 अप्रैल को पे कमीशन के साथ बैठे थे आधिकारिक रूप से डिस्कशन के लिए,
तो पे कमीशन ने एनपीएस और यूपीएस और ओपीएस तीनों पे एकदम पहले ही मुझे क्लियर कट बोला कि देखिए पे जो एनपीएस है स्क्रैप नहीं हो सकता। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो आप ये बताओ कि आपकी जो डिमांड क्या है और कैसे फुलफिल हो सकती है। तो हमने उसमें 2-3 बातें रखी थी। पहली बात हमने ये रखी थी कि जब 30 मार्च 2021 का जो अमेंडमेंट है वो ये कहता है कि अगर किसी कर्मचारी की ड्यूरिंग सर्विस, वो चाहे रिटायरमेंट से 1 दिन पहले या रिटायरमेंट वाले दिन या रिटायरमेंट से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले या ज्वाइनिंग के तुरंत बाद कभी भी किसी की अगर डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो उसके पास कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित और पुरानी पेंशन की सुविधा दोनों का विकल्प होता है। तो हमने पूछा कि एक बात बताइए, अगर वो 1 दिन पहले मर जाए रिटायरमेंट से तो भी आप दे दोगे, और 1 दिन बाद वो रिटायरमेंट ले ले तो देने में क्या दिक्कत है? एक तो हमारी ये शर्त थी कि जब आप वो फैसिलिटी, कोई आदमी नौकरी में आया है उसके 4 ही 5 दिन बाद अगर मर गया तब भी आप देने के लिए तैयार हो, तो रिटायरमेंट 30-35 साल की नौकरी करने के बाद देने में क्या दिक्कत है? तो उस ऑप्शन को एक्सटेंड कर दिया जाए। अगर उस ऑप्शन को एक्सटेंड कर देंगे तो हम आपसे ओपीएस नहीं मांगेंगे। तो बोले कि ये तो ओपीएस ही हो जाएगा। तो हमने कहा लेकिन आपकी एनपीएस स्क्रैप तो नहीं हुई ना। हम तो ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि हम एनपीएस को स्क्रैप नहीं कर सकते, तो हम कह रहे हैं चलाते रहिए आप, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट आप हमें ये ऑप्शन दे दीजिए कि हम आपका हिस्सा आपको वापस कर दें, सरकार का हिस्सा सरकार को वापस कर दें, और आप हमें 50% लास्ट बेसिक का प्लस डियरनेस अलाउंस पेंशन के रूप में दे दो। तो बोले तो जिसकी नौकरी कम है, तो हमने कहा उस पर तो आपने पहले से ही एक मतलब जो है कैपिंग लगा रखी है 25 साल की। 25 साल की नौकरी में 50%, उससे कम है तो आनुपातिक रूप से उसी हिसाब से पेंशन कम हो जाएगी। तो ये तो पहले ही आपने लगा रखी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं। तो वो पहले ही वो नोट कर चुके थे। तो उन्होंने इस बार कहा कि आप एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस पर आपका पहले से ही हमारे पास पूरा एजेंडा है, आपने क्या बताया है उस पर बात ना करें, क्योंकि बात करेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। फिर भी हमने उनसे ये कहा कि हम बस ये चाहते हैं कि आप अगर यूपीएस को कोई आपटी नहीं कर रहा है तो यूपीएस की तो बात ही ना की जाए, लेकिन एनपीएस में इस ऑप्शन को एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए। मैं फिर से अपनी बात को रखता हूँ, ये बात हमने फिर भी वहां पर रखी। चुलबुल पांडे जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, रेलवे के साथी है। तो ये हमारी कल की बातचीत थी, और इसमें कुछ और है, जैसे हमने डिजिटल अलाउंस की बात की है, हमने एडवांस में एकोमोडेशन की बात कही है, हमने हर 5 साल में डिजिटल डिवाइस प्रोवाइड कराने की बात कही है, और कुछ चीज़ें और है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को एलटीसी मिलता है। एलटीसी मतलब लीव ट्रेवल कंसेशन। होता क्या है कि 4 साल का एक ब्लॉक ईयर होता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 4 साल का ब्लॉक ईयर है, तो मान लीजिए कि 2026, 27, 28, 29 ये 4 साल हो गए। इन 4 साल में हर एम्प्लॉय को एक बार होम टाउन मिलता है, यानी कि उसको अपने घर आने जाने का किराया मिलता है, और दूसरी बार उसको पूरा भारत भ्रमण करने के लिए उसे ऑल इंडिया एलटीसी कहते हैं, वो मिलता है। तो उसमें क्या है कि फिर कहीं आदमी कर्मचारी घूमने जाए तो पहले 21 दिन पहले टिकट कराए, 21 दिन पहले टिकट कराए, फिर प्रॉपर उनकी जो 3-4 कंपनियां हैं उनसे ही कराए, आईआरसीटीसी से कराए, अशोका से कराए, या एक और है मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, बामेर लॉरी शायद ऐसे करके कुछ नाम है, उससे कराए। ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। फिर वो जाए तो उसका ट्रेन का कौन सी ट्रेन लेगा, इतने दिन पहले टिकट कराए, तमाम फॉर्मेलिटीज हैं। फिर जब वो बिल लगाता है तो कई महीने तक उसको बिल का पेमेंट नहीं हो पाता। तो हमने उसमें एक डिमांड रखी है कि एलटीसी शुड बी कन्वर्टेड इनटू एलटीए, लीव ट्रेवल अलाउंस, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। तो अगर हमने उसमें ये रखा है कि एक फैमिली के कुछ लोगों को एक यूनिट मान लिया जाए, और उसी हिसाब से हर साल फिर उसमें ये ना देखा जाए कि कौन आदमी कहाँ का है, स्टेशन उसका होम टाउन दिल्ली है या दिल्ली से बाहर है, हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को वो एलटीए के रूप में पैसा दे दिया जाना चाहिए, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देते हैं। उससे क्या होगा कि कर्मचारी कहीं भी जाना चाहता है तो 21 दिन पहले टिकट की समस्या खत्म हो जाएगी। वो चाहे तो अपनी कार से, अपने पर्सनल कन्वेंस से ट्रेवल कर सकता है। तो ये हमने डिमांड रखी है। उसमें कुछ चीज़ें और बनाई हुई है कि कैसे कैसे वो भुगतान सरकार करेगी, उन सारी चीज़ों को हमने रखा हुआ है। बड़े भाई भरत पटेल जी भी जुड़ गए हैं, आपको भी नमस्कार मेरा। तो वो हमने एक डिमांड रखी हुई है
तो ये टीचर्स के लिए फिर हमारे हमारे उत्तर प्रदेश के साथी जो गए थे, उन्होंने पे कमीशन में भी, हालांकि पे कमीशन के परव्यू से ये बाहर की चीज़ थी, लेकिन अंकुर त्रिपाठी जी ने वहाँ पर ये बात रखी कि सर टीचर्स इस समय मतलब जो 20-20 साल 25-25 साल सेवाएं दे चुके हैं, अब उनसे ये कहा जा रहा है कि अनिवार्य रूप से टीटी पास करें। तो ये तो उनके साथ बीच में नियम कायदा कानून बदल दिया गया। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि नहीं नहीं, ये हमारे परव्यू में नहीं है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा लेकिन फिर भी टीचर्स की समस्या तो है, समस्या के तौर पर नोट कर लीजिए। तो उन सारे मुद्दों को भी हम लोगों ने वहाँ पर रखा। तो ऐसे कुछ और मुद्दे थे जो स्पेशली हम लोगों ने शिक्षकों के लिए यहाँ पर रखा है। अब मैं बात करूँगा कि अभी पे कमीशन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और कब तक उम्मीद है, क्योंकि हर आदमी यही पूछता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। देखो, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, पहले तो ये समझ लीजिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। हम सबकी अपने आकलन है, कोई कुछ सोचता है, कोई कैसे सोचता है, वो अलग मुद्दा है। देखिए, मैं खुद एनपीएस एम्प्लॉई हूँ, मुझे 18 साल नौकरी में हो चुके हैं। मैं भी चाहता हूँ कि 2 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लूँ और घर जाऊँ, अपना काम धाम देखूँ। मैं भी इस पॉल्यूशन में, दिल्ली के इस पॉल्यूशन में मैं रहना नहीं चाहता हूँ। तो जो ये समझ रहे हैं कि ओपीएस मुझे नहीं चाहिए, उससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती। सबसे पहले ओपीएस मुझे ही चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ना ओपीएस की वैल्यू, और मुझे ये पता है कि ये मिलेगी कैसे, स्क्रैप करके मिलेगी या कैसे मिलेगी, ये भी मुझे पता है बेहतर तरीके से, क्योंकि रोज इसी पर रिसर्च करता हूँ, रोज स्टडी करता हूँ कि कुछ रोज नए नए तरीके ईजाद करने की कोशिश करते हैं। इस पर बहुत सारा काम किया है। तो ओपीएस तो मुझे खुद चाहिए। दूसरी बात कि अनिल कुमार सिंह जी नमस्कार, तो आप केंद्रीय विद्यालय से हैं अनिल कुमार जी, बड़ा अच्छा लगा कि आप जुड़े हैं इस पर, हमारे प्लेटफार्म पर। तो अभी हम 6 सितंबर को पे कमीशन पे पहले मैं बात कर लेता हूं कि पे कमीशन, पहले मैं कहूंगा कि पे कमीशन बहुत स्पीड में काम कर रहा है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 50-60 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और 60-65 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं, जिनके मुद्दों को पे कमीशन सुन रहा है, उन पर काम कर रहा है। आप समझिए, लोग कहते हैं कि डिजिटल ज़माना है, क्या ज़रूरत है मीटिंग करने का। बिना मीटिंग किए, ये केवल आपके समस्याओं के लिए नहीं है, इसमें पेंशनर्स की भी समस्याएं हैं, अलग अलग कैडर की अलग अलग समस्याएं हैं। तो भारत सरकार में लगभग 54-55 मिनिस्ट्रीज हैं। हर मिनिस्ट्री में 20-20, 30-30 डिपार्टमेंट हैं, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, और हर डिपार्टमेंट में कई कैटेगरी के नौकरी करने वाले लोग हैं। मतलब लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक के कर्मचारी हैं, जिनके अलग अलग पदनाम हैं, और हर पदनाम के साथ, यानी हर कैडर के साथ अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। उनको सुनना, उनको शार्ट आउट करना, उनके लिए समाधान निकालना, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, बहुत पेचीदा काम है। 8-10 टीम्स होंगी जो पे कमीशन के तहत जो अलग अलग कैडर को कैटर कर रही होंगी, उनको देख रही होंगी। तब जाकर के वो फिर एक रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट फिर भारत सरकार के पास जाएगी, वहाँ एक और कमेटी होगी जो उसको रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद फिर वो अपनी उस पर नोटिंग देगी कि इस चीज़ को हम स्वीकार कर रहे हैं, इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को दे रहे हैं, इस चीज़ को नहीं दे रहे हैं। ये एक लंबा लेंदी प्रोसेस है। तो हमने चूंकि उस चीज़ को नज़दीक से देखा है, 2-3 बार हमारी खुद मुलाकात हुई है पे कमीशन के साथ, कुछ ऑफिसर्स के साथ भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उससे चीज़ों की जटिलता समझ में आती है। तो लेकिन जिस स्पीड में वो काम कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक मीटिंग्स का दौर ख़त्म हो जाएगा। सितंबर के लास्ट, यानी अगले महीने के अंत तक मीटिंग्स का दौर ख़त्म हो जाएगा। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक, मतलब 5 महीने हैं। मैं मान के चल रहा हूँ जी, कपिल सिंह जी नमस्कार, कानपुर देहात से। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इन 5 महीनों में पे कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और भारत सरकार के पास सबमिट हो जानी चाहिए। फिर अगर फरवरी तक ऐसा हो जाता है तो मार्च, अप्रैल को मैं बोल ही रहा हूँ कि 2 महीने के बाद, 1-1.5 महीने में भारत सरकार उस पर अपनी मंजूरी दे सकती है। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि अप्रैल 2027 से पे कमीशन के लाभ एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को मिलना शुरू हो जाएंगे। 1-आध महीना इधर उधर हो सकता है, और ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि पे कमीशन में जो काम करने वाले लोग हैं वो सब सारे सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर हैं। वो खुद चाहते हैं पे कमीशन जल्दी से जल्दी लागू हो। ऐसा नहीं कि केवल आप ही चाहते हैं, वो भी यही चाहते होंगे।
तो वो भी जल्दी से जल्दी काम ही करेंगे। उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, इस मामले में विरोध की ज़रूरत नहीं है। पे कमीशन को अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, पॉइंट्स रखने की ज़रूरत है। हम कर रहे हैं, हमारे संगठन ने अपील भी की थी पूरे देश से, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मेमोरेंडम भी भेजे हैं। इसके लिए भी मैं सभी का धन्यवाद भी देता हूं। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है, चल रहा है। हमें भरोसा है कि पे कमीशन इसको समय से निपटा लेगा। पिछला पे कमीशन 1.5 साल लेट था, लगभग 1.5 साल के अंतराल के बाद ये भी हमें मिलेगा, उसी हिसाब से लग रहा है। स्पीड वही नज़र आ रही है।